नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सुबह 11 बजे एलजी सचिवालय पहुंची और यहां उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ एलजी ने दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी की तारीख वाले गजट नोटिफिकेशन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 6 की उपधारा 2B द्वारा मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का उपराज्यपाल 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग करता हूँ। दिल्ली के चुनावी नतीजों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं और अब इस बीच एक नया सवाल भी उठने लगा है कि क्या इन नतीजों का बिहार के चुनावों पर कोई असर पड़ेगा। अब इसी सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार है, यह समझना पड़ेगा उनको, यानी बीजेपी को। वहीं इससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जिसे जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे। उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर विधानसभा चुनाव में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बना दी है। केंद्र की भाजपा सरकार का दायित्व बनता है कि वह दिल्ली की जनता से किए गए वादों को जल्दी पूरा करे। मायावती ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी भी मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार सपा ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर आप गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पालेकर ने कहा कि नतीजे अप्रत्याशित थे, मगर आम आदमी पार्टी ने जनता का फैसला स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ विधानसभाओं में हार के अंतर को देखें तो लगता है कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो इससे मदद मिल सकती थी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वे भी दिल्ली में सीटें चाहते होंगे। दोनों को सीट शेयरिंग पर बात करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर हम यह नहीं समझ सकते तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वेक्षण में मुसलमानों में पिछड़े वर्गों को बीसी श्रेणी में शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री पंडित संजय कुमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि इस कदम से पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगामी एमएलसी चुनावों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में करीमनगर में आयोजित एक रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि अतीत में हैदराबाद निकाय चुनावों में हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे, क्योंकि अविभाजित आंध्र प्रदेश में दिवंगत कांग्रेस के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पिछड़े मुसलमानों को 4% आरक्षण के साथ बीसी के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अन्य जातियां भी मुसलमानों को बीसी श्रेणी में शामिल करने का विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को मांग की कि महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए टोल शुल्क माफ किया जाए, ताकि यात्रा में बाधा और जाम की समस्या कम हो सके। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। इस बीच अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाकुंभ के अवसर पर यूपी में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इस बीच अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाकुंभ के अवसर पर यूपी में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में बाधा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। सपा प्रमुख ने पूछा कि जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर वाहनों को टोल मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में
आम आदमी पार्टी की हार पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आज से 10 से 12 साल पहले देश में वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला। उन्होंने कहा कि यह पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसे बीजेपी से 4-5% वोट कम मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना, मनीष सिसोदिया का चुनाव हारना बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी यही रुकने वाली नहीं है, वो कोशिश करेगी पार्टी को तोड़ने की। उसे बचा पाना भी आम आदमी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी। चुनौती पूरे विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में दबदबा चाहती है। बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वह पूरे देश में दबदबा चाहती है। बीजेपी का ये अभियान आगे बढ़ा है। संविधान की रक्षा करने वालों के लिए चुनौती बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की 1998 से 2013 तक सरकार रही है, लेकिन 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार शाम ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, अगली बारी आपकी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को देश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति के अंत की शुरुआत है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए वादों के साथ धोखा किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जिसका जवाब दिल्ली की जनता ने दे दिया है और अब बंगाल में भी बदलाव का समय आ गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि दिल्ली की तरह बंगाल में भी भाजपा की लहर चलेगी और राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने यहां से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया है, लेकिन वहीं इस हार के बाद भी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दरअसल इसके संकेत खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इससे लिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश ने आगे कहा कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए का मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। अमेरिका में अदालती दस्तावेजों के अनुसार एक फेडरल जज ने एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद लाखों अमेरिकियों के पर्सनल फाइनेंस डेटा तक पहुंचने से रोक दिया है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज पॉल एंगेल मेयर ने शनिवार को इस संबंध में प्रारंभिक आदेश जारी किया। इसमें एलन मस्क और उनकी टीम को यह आदेश दिया गया कि रिकॉर्ड की किसी भी प्रति को तुरंत नष्ट करें। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने एलन मस्क के नेतृत्व में चलाए जा रहे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति दे दी थी। मस्क का विभाग कॉस्ट कटिंग पर काम कर रहा है। वहीं इस मामले में 19 स्टेट अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद जज की ओर से यह आदेश दिया गया। जज ने यह तर्क दिया कि मस्क एक विशेष सरकारी कर्मचारी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक आधिकारिक सरकारी विभाग नहीं है। ऐसे में ट्रेजरी विभाग तक उनकी पहुंच संघीय कानून का उल्लंघन है।
हमास ने शनिवार को गजा में 3 इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है और इसके बदले में इसराइल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इन 3 बंधकों में एली शराबी और लेवी और ओहद बिन अमी शामिल हैं। इन तीनों को शनिवार सुबह रेड क्रॉस को सौंपा गया। आपको बता दें कि इस साल 19 जनवरी को युद्ध विराम की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक 21 बंधकों के बदले 566 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। 3 सप्ताह में युद्ध विराम के पहले चरण के अंत तक 33 बंधकों और 1900 कैदियों को रिहा किए जाने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.